Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जीएसटी कलेक्शंस पर, ठीक है, कि कैसे जीएसटी कलेक्शंस में वेरिएशंस आए हैं एंड उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे फाइनेंसिस पे, गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे, एंड ऑल्सो क्या वो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है क्या उसकी वजह से है, क्या या फिर वो रेजिडेंट हैं उससे इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये सब इस पॉइंट्स पर जो है वो ये एडिटोरियल लाइट शेड करता है। तो वी विल स्टार्ट इट, बट अगर आप आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस मॉक पे मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं विद आरआरबी पीओ 2023 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू कोर्स। आपको अभी 20% डिस्काउंट मिल सकता है इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड इंटरव्यू 20। जो इसमें आपको 2 इंटरव्यूज़ मिलेंगे, 1-on-1 इंटरव्यूज़, पहला विद पीएम एक्सपर्ट्स एंड जो सेकंड होगा वो एक्स मेंबर्स ऑफ आईबीपीएस इंटरव्यू पैनल उनके साथ होगा। तो एंड उसके बाद you will also get more than 20+ sessions on which will help you improve your personality and which will also give you tips on how to gain the maximum from your interviews. ओके, एंड जो है सेशंस होंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, एंड जो टेलीग्राम पे एक डेडिकेटेड ग्रुप होगा जो आपकी कोई भी डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए होगा। ओके, एंड पीएम प्रैक्टिस प्रो भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दिस इंक्लूड्स आवर पीएम बैंकिंग प्रो कोर्स विद विच इंक्लूड्स मोर देन 5000 मॉक टेस्ट फॉर डिफरेंट बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स एंड मोर देन 20,000 क्वेश्चंस इन द बैंक पीडीएफ कोर्स। तो ये दोनों ही इंक्लूडेड हैं इसमें, एंड अभी अगर आप PM20 यूज़ करते हैं कूपन कोड, यू कैन गेट इट एट ₹999। ओके, सो चलो आज का हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू रिडल्स। अगर आप सिर्फ टॉप टाइटल पढ़ते हैं तो इससे क्या पता चलेगा? रेवेन्यू से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन जो हो रहा है। और रिडल्स क्या होती हैं? पहेलियाँ, यानी कि इट्स समथिंग जो कि अब पूरी तरह से क्लियर नहीं है देखते ही। तो ठीक है, तो हमें थोड़ा और ज़्यादा उसको डेप्थ में समझना पड़ेगा, अलग अलग ट्रेंड्स समझने के लिए जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल है, आपको क्विकली रीड करना है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अगर हमें आदत नहीं है फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने की तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही 4-5 आर्टिकल्स पढ़ लेंगे तो फिर यू विल गेट कंफर्टेबल विद इट। तो क्विकली रीड करना है, पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, सो आई होप आपने एडिटोरियल रीड कर लिया है। हमें क्लोजेस्ट वर्ड बताना है गेज का। तो एक्सकेवेट, असर्टेन, फुलफिल, एक्विट एंड टिंकर। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्लोजेस्ट है गेज के, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम एडिटोरियल रीड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाफ वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर, इंडियाज़ ग्रॉस रेवेन्यूज़ फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्टैंड एट ओवर 9.92 लाख करोड़। अब फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? जिन लोगों को जो लोग अभी नए हैं या जिन्हें इसका आइडिया नहीं है, तो अप्रैल से इंडिया में हम अप्रैल से मार्च हम फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करते हैं। ओके, तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है। तो अप्रैल से लेके अब तक 6 मंथ्स हो चुके हैं, यानी हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर वो ख़त्म हो गया है। वी आर हाफ वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने और हैं, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो इतने पीरियड में, इन दीज 6 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, अब ये तो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर हम अप्रैल से सितंबर की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट का जीएसटी जो कलेक्शन था वो था 9.92 लाख करोड़। ओके, नंबर्स हमें याद नहीं रखने हैं, हमें बस समझना है कि किन चीज़ों के बारे में बात
की जा रही है। तो इतना हमारा कलेक्शन था, मार्किंग एन 11.1% इंक्रीज ओवर कलेक्शंस बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 2022। अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखें, 2022 वाला फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ अप्रैल 2022 टू मार्च 2023, तो उसका फर्स्ट हाफ कौन सा होगा? अप्रैल 2022 से सितंबर 2022। तो एक साल पहले अगर हम देखें सेम पीरियड और इस साल देखें वही सेम पीरियड, तो उसमें कितना जंप हुआ है? 11.1% इंक्रीज हुआ है जो जीएसटी कलेक्शन है। द एवरेज मंथली रेवेन्यूज इन 2023-2024 आर अ हेल्दी 1,65,000 करोड़। सो जो इस साल हर महीने जो ऑन एन एवरेज हर मंथ कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, तो वो हेल्दी यानी कि इट्स अ गुड नंबर, 1,65,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। एंड विद 4 ऑफ द 6 ओकेजन्स दैट the GST kitty has crossed 1.6 lakh crore occurring in this fiscal यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए ही हम वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब इस फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने की हमने बात की, 6 महीने निकले इस फाइनेंशियल ईयर के, उनमें से 4 बार जो है 1.6 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस हुआ है, ओके। और एवरेज जो कलेक्शन था वो 1.65 लाख करोड़ का था, ठीक है। एट ऑलमोस्ट 1.63 लाख करोड़ सितंबर्स जीएसटी कलेक्शंस वर अ टैड बिलो द एवरेज। तो अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास फिगर्स हैं वो सितंबर के कलेक्शन की हैं, जो कि 1.63 लाख करोड़ है, और वो एवरेज कितना था? 1.65 लाख करोड़, तो उससे थोड़ा सा कम है, आर अ टैड बिलो। तो जब हम कहते हैं ना अ टैड हायर, अ टैड बिलो, दैट मीन्स वो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम है, तो मतलब थोड़ा सा ही कम है एवरेज से सितंबर का जो कलेक्शन था। बट 2.3 ओवर अगस्त इनफ्लोज दैट हैड मार्क्ड अ 3-month लो। लेकिन अगस्त में जितना हमारा कलेक्शन हुआ था उससे 2.3% ज़्यादा था सितंबर में, ठीक है। तो सितंबर में अगस्त से 2.3% ज़्यादा कलेक्शन हुआ था। और अगस्त में क्या हुआ था? अगस्त इनफ्लोज क्या होता है? जो फंड्स आ रहे हैं, आउटफ्लोज जो फंड्स जा रहे हैं। तो जो अगस्त में कलेक्शन हुआ था, ठीक है, उससे 2.3% ज़्यादा था। और जो अगस्त का कलेक्शन था वो 3-month लो था, यानी कि अगस्त से पहले अगर हम देखें जून, जुलाई, अगस्त, तो 3 महीनों में सबसे कम कलेक्शन अगस्त में हुआ था, तो उससे ज़्यादा था सितंबर में, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें समझनी आनी चाहिए, ठीक है। तभी अगर इस टाइप का कुछ आता है कोई पैसेज या कुछ, तो हम आंसर कर पाएंगे। एंड विद द फेस्टिव सीजन किकिंग इन, व्हेन समथिंग किक्स इन, ठीक है, किक इन यानी कि कोई चीज़ बिगिन हो जाती है, ओके। तो फेस्टिव सीजन जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, विद द फेस्टिव सीजन किकिंग इन, कलेक्शंस ओवर 1.6 लाख करोड़ में परसिस्ट थ्रू दिस क्वार्टर। दिस क्वार्टर कौन सा क्वार्टर? 4 क्वार्टर्स होते हैं ना फाइनेंशियल ईयर में, हमने पढ़ा था, ठीक है। सो फाइनेंशियल इज अप्रैल टू मार्च, तो अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो ये क्वार्टर कौन सा है? अब अक्टूबर की बात हो रही है, सितंबर का तो कलेक्शन आ चुका है। तो इस क्वार्टर में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होगा कि हो सकता है कि ये जो 1.6 लाख करोड़ का जो मार्क है परसिस्ट करे, यानी इससे ज़्यादा ही कलेक्शन हो ये जो आने वाले 3 महीने हैं इनमें भी, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन है वो स्टार्ट हो गया है, ओके। तो किक ऑफ क्या होता है? किक ऑफ होता है कोई गेम स्टार्ट होना, ठीक है, या किसी इवेंट को शुरुआत करना। किक इन यानी कि कोई प्रोसेस होती है, ठीक है, कोई चीज़ जो शुरू हो जाती है। किक ऑफ करना किसी गेम को स्टार्ट करना, ठीक है। और ठीक है, द गवर्नमेंट अपीयर्स कंफर्टेबली प्लेस्ड रिगार्डिंग जीएसटी रेवेन्यूज इन द फिस्कल कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कंफर्टेबली प्लेस्ड है, जितना कलेक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास ऐसा फंड्स की शॉर्टेज नहीं है। विद रूम टू स्पेयर फॉर सम मॉडरेशन इन इनफ्लोज ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च 2024 क्वार्टर। अगर हम देखें अब ये इस क्वार्टर में तो 1.6 लाख करोड़ से ऊपर होने के जो हैं चांसेस है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न की वजह से। अब अगर जनवरी टू मार्च वाला जो क्वार्टर है उसमें अगर थोड़ी मॉडरेशन भी होती है, व्हाट इज़ मॉडरेशन, यानी कि जो कलेक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। तो कलेक्शंस अगर कम भी होते हैं तो रूम टू स्पेयर मतलब कि हमारे पास यानी गवर्नमेंट के पास इतना एक्सेस रेवेन्यू है कि कोई इशू नहीं होगा अगर जनवरी टू मार्च में भी थोड़ा कम कलेक्शन होता है तो। व्हेन द सेंट्रल बैंक एक्सपेक्ट्स रियल जीडीपी ग्रोथ टू स्लो टू 5.7% फ्रॉम 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर।
फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, यानी ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी टू मार्च वाला जो क्वार्टर है, यहाँ आते आते ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, तो जीएसटी कलेक्शन भी कम होने की उम्मीद है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ज़्यादा कलेक्शन होगा वो उसको कॉम्पनसेट कर देगा। बियॉन्ड द मैक्रो रेजिलियंस दैट दीज नंबर्स इंडिकेट, मैक्रो यानी कि जो, अगर हम अभी यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जो ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो इंडिया की जो इकॉनमी है और हम बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रांसैक्ट करते हैं, तो उसमें मैक्रो रेजिलियंस है। यानी रेजिलियंस क्या होता है कि आप कोई सेटबैक होता है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, फिर भी बाउंस बैक करते हो, तो इकोनॉमी अभी रेजिलियंट है। एंड दीज नंबर्स इंडिकेट, तो ये जो हेल्दी नंबर्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रेजिलियंट है, वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से सिनेरियोज है उनको फेस कर सकती है। अ फ्यू एरियाज ऑफ कंसर्न डिजर्व क्लोजर स्क्रूटिनी। अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट से आगे देखें, ठीक है, बियॉन्ड दिस, तो कुछ चीज़ें हैं, अ फ्यू एरियाज ऑफ कंसर्न डिजर्व क्लोजर स्क्रूटिनी। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा चिंताजनक हैं, एरियाज ऑफ कंसर्न है, एंड उनको क्लोजर स्क्रूटिनी यानी कि और ज़्यादा बारीकी से और ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। व्हाट इज स्क्रूटिनी? इन्वेस्टिगेशन, केयरफुल एग्जामिनेशन, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखना। तो किस चीज़ को हमें एग्जामिन करना है? फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स एंड द जीएसटी काउंसिल विच कन्वीन्स टुडे। तो ये जो कन्वीन होता है, कोई मीटिंग बुलाना, ठीक है, मीटिंग के लिए लोग आते हैं, एक जगह पे कलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंशनड है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, एंड वहाँ पर पॉलिसी मेकर्स को और जीएसटी काउंसिल मेंबर्स को उन्हें इन एरियाज ऑफ कंसर्न पे ध्यान देना चाहिए। वन, देयर इज़ अ डिसर्नेबल स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ जीएसटी इनफ्लोज। व्हाट इज़ डिसर्नेबल? डिसर्न यानी कि किसी चीज़ को आप समझते हो, अलग से देख सकते हो, ठीक है, डिसर्न कर सकते हो। तो डिसर्नेबल स्लो डाउन यानी कि नोटिसेबल, जो क्लियरली दिख रहा है। तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एरियाज ऑफ कंसर्न है, वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है। पहला तो ये है कि क्लियरली जो जीएसटी ग्रोथ है उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है वो स्लो डाउन, which dropped to 10.2% in September, the slowest uptick since July 2021। तो सितंबर में जो जीएसटी ग्रोथ थी, यानी कितनी तेज़ी से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो वो बढ़ने की जो रफ्तार कह सकते हैं, बढ़ने का वो जो पेस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो सितंबर में सिर्फ 10.2% बढ़ा, और ये जो इंक्रीज़ है ये जुलाई 2021 से अब तक सबसे स्लोएस्ट इंक्रीज़ है। द एवरेज ग्रोथ बिटवीन जुलाई एंड सितंबर डिप्ड टू 10.6%। तो अभी इस साल जुलाई से सितंबर में जो ग्रोथ हुई जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में, वो 10.6% थी, फ्रॉम 11.5% इन द फर्स्ट। तो जो पहला क्वार्टर था, इसमें जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ा? ये फर्स्ट क्वार्टर था, तो उसमें बढ़ा 11.6%, एंड सेकेंड क्वार्टर में जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा वो बढ़ा 10.6%, ठीक है। फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स, ग्रोथ फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स हैज स्लोड टू 14% ओवर द पास्ट 2 months। तो एक तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कम हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ ग्रोथ कम हुई है, और एक सर्विसेज इंपोर्ट्स, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस होगी उन पे आप जीएसटी पे करते हो, तो ट्रांजैक्शंस में ग्रोथ कम होगी, तो जीएसटी में भी की ग्रोथ में भी कमी आएगी। एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स जो है, हम इंपोर्ट्स करते हैं, उन पर भी हम जीएसटी पे करते हैं, एंड उसमें कमी आएगी, तो फिर जीएसटी कलेक्शन भी कमी होगा, तो वो भी स्लो डाउन हो गया है टू 14% ओवर द पास्ट 2 months फ्रॉम 18% इन जून, ठीक है। पहले 18 था, अब 14 हो गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रेवेन्यूज इन सेप्टेम्बर बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन इन ऑगस्ट ऑल्सो इंक्लूड पेंडिंग ड्यूज। अब हम ये तो कह रहे हैं कि सितंबर में कलेक्शन बढ़ा है, हमने अभी देखा अगस्त में जो है 3 months का लोएस्ट था, फिर हमने कहा कि सितंबर में बढ़ा 1.63 लाख करोड़ हुआ, जो कि एवरेज से थोड़ा सा ही कम था। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो सितंबर में क्या इंक्लूडेड है? It includes transactions undertaken in August, also include pending dues from businesses since the start of GST regime in 2017-18। तो जब GST regime शुरू हुआ था 2017-18 में, ठीक है, तो तब कुछ जो काफ़ी बिजनेसेस के ड्यूज़ बाकी थे, तो उनकी डेडलाइन थी 30 सितंबर, तो उन्हें सितंबर तक वो इस साल तक पे करने थे। तो
वो कलेक्शन भी जीएसटी में इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। रजीम क्या होता है, कोई भी सिस्टम, अगर हम जीएसटी रजीम की बात कर रहे हैं तो जीएसटी का जो टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है, ऐसे हम इनकम टैक्स में ओल्ड रजीम न्यू रजीम कहते हैं, तो वो ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। रजीम एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के लिए भी यूज़ होता है वर्ड, बट यहाँ पर इसका मतलब है सिस्टम, ओके। सो डेडलाइन टू रेमिट, रेमिट होता है मनी को मतलब ट्रांसमिट करना, पैसा भेजना, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाकी कंट्रीज़ में होते हैं, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज़ में वर्क करते हैं, वहाँ से वो पैसा घर भेजते हैं, तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं रेमिट, ठीक है, रेमिट। और हम ये तो रेमिट हो गया वर्ब, इसका नाउन क्या होता है, रेमिटेंसेस, ठीक है, रेमिटेंसेस। तो ये जो रेमिट है मीन्स द एक्ट ऑफ सेंडिंग मनी। तो यहाँ पर कि उन्हें उन बिजनेसेस को 2017-18 के ड्यूज़ जो है वो पे करने थे सितंबर 30 तक, ठीक है, इसीलिए भी सितंबर में जो है रेवेन्यू बढ़ा। मोरओवर, ई इनवॉइसिंग बिकेम मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स विद अ टर्नओवर ऑफ ओवर 5 करोड़ सिंस अगस्त 1। ई इनवॉइसिंग जो है वो कंपलसरी हो गई कुछ कंपनीज़ के लिए। कौन सी कंपनीज़, जो जिनका रेवेन्यूज़ 5 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उन्हें ऑनलाइन ही बिल्स जनरेट करने हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। सो देयर वाज अनदर कंप्लायंस पुश। कंप्लायंस होता है किसी भी रूल को फॉलो करना, ठीक है, उसके सारे प्रोविजंस आप फॉलो करते हो तो आप कंप्लाई करते हो। तो यहाँ पर टैक्स के कंप्लायंस की बात हो रही है, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है बिजनेसेस वो फॉलो कर रहे हैं। तो एक और कंप्लायंस पुश क्या था कि ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है, जो भी बिजनेसेस 5 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है, एंड वो क्योंकि वो भी अगस्त में मैंडेटरी हुआ, तो अगस्त में जो कलेक्शन हो वो सितंबर में हमें पता चलेगा, तो ठीक है। तो इसी तरह जो है वो हमें जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ज़्यादा दिखा। डिस्टिलिंग दीज इफेक्ट, डिस्टिल करना क्या होता है, वाटर को हम डिस्टिल करते हैं यानी कि उसको प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्योरीफाई नहीं है मीनिंग, यहाँ पर है कि इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, डिस्टिल करना, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको सेपरेट करना और उनको स्टडी करना, ठीक है, इतने सारे डेटा में से। तो डिस्टिलिंग दीज इफेक्ट्स इज नेसेसरी, इनको समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, टू गेज द एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ दैट स्टेम्ड फ्रॉम एक्चुअल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्योंकि हमें सिर्फ टोटल कलेक्शन पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि टोटल कलेक्शन में तो ये भी इंक्लूडेड है जो पुराने ड्यूज़ थे, जो 2017-18 के ड्यूज़ थे, ठीक है, उसमें। तो इसीलिए हमें इस डेटा को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। गेज मतलब टू एस्टिमेट, टू कैलकुलेट, ठीक है, ताकि हम ये कैलकुलेट कर पाए कि कितना कलेक्शन एक्चुअल कंजम्पशन से आ रहा है, जो लोग गुड्स खरीद रहे हैं, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा कि इकोनॉमी कितना ग्रो कर पा रही है, हेल्दी है या नहीं है, ओके। स्टेम फ्रॉम मतलब कॉज्ड फ्रॉम, तो तभी हमें पता चलेगा कि एक्सटेंट कितना रेवेन्यू जो है वो एक्चुअल कंजम्पशन और प्रोडक्शन से आ रहा है। अपटिक होता है इंक्रीज, ठीक है। That a record 9.34 crore e-way bills generated during August did not translate into the highest ever revenues, may suggest that transaction sizes have shrunk. For instance, अब एक और फैक्ट मैंशनड है, ओके, हम अभी ई-वे बिल्स डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, कि उनके डिटेल्स, बट आप ये समझो कि ये जो बिल्स हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जनरेट हुए, 9.34 करोड़ बिल हुए, और इसमें भी जीएसटी कलेक्शन होता है ई-वे बिल्स से भी। तो अगर ये बहुत रिकॉर्ड नंबर ऑफ ई-वे बिल्स जनरेट हुए तो फिर रेवेन्यू कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन भी तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर ऑफ बिल्स तो हाईएस्ट थे ई-वे बिल्स, लेकिन जो जीएसटी कलेक्शन था उनसे वो हाईएस्ट नहीं था। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है हमें कि जो ट्रांजैक्शन साइज है वो कम हो गई, कि हर एक ई-वे बिल अब कम अमाउंट का बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हर ई-वे बिल पे जो जीएसटी जो अर्न कर रही है गवर्नमेंट वो भी कम है। तो ये एक चीज़ हम समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, श्रिंक हो गया। अच्छा, ट्रांसलेट इनटू यानी जो कि जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ ई-वे बिल्स जनरेट हुए थे उससे हाईएस्ट रेवेन्यूज़ नहीं बने, ठीक है, डिड नॉट रिजल्ट इनटू, हम ये रिजल्ट कह सकते हैं इसको, दे डिड नॉट रिजल्ट इन द हाईएस्ट रेवेन्यूज़। अच्छा, अनदर पर्सनिंग ट्रेंड, एक और चीज़, क्योंकि देखो टाइटल क्या था, टाइटल था रेवेन्यू रिडल्स, ठीक है। तो वो क्यों था टाइटल, क्योंकि यहाँ पर है कि कई चीज़ें हैं, कई फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने, सिर्फ हम टोटल जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर है कई सारे डिफरेंट जो है फैक्टर्स या फिर पजलिंग
जो है पीसीस हैं यहाँ पर मेंशन्ड है, जिन पे हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए टाइटल जस्टिफाइड है बिल्कुल। सो अनदर पजलिंग ट्रेंड इज सीन इन रेवेन्यूज़ फ्रॉम गुड्स इम्पोर्ट्स दैट हैव श्रंक 4 times दिस ईयर। तो एक और चीज़ हुई कि जो रेवेन्यू जो है कहाँ से, गुड्स इम्पोर्ट से जो रेवेन्यू अर्न करती है गवर्नमेंट, वो कम हो गया, दैट हैव श्रंक 4 times दिस ईयर। तो गुड्स इम्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं इस साल, ओके। और रेवेन्यू, ओके, सो रेवेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए इस ईयर इम्पोर्ट से, गुड्स इम्पोर्ट से। ऑफ कोर्स द लोअर गुड्स इम्पोर्ट बिल्स रिकॉर्डेड दिस ईयर विल रिफ्लेक्ट इन लोअर GST intakes. However, imports hit a 9-month high of 58.6 billion in August, 10.75% over July's import bill, yet revenues collected in September were 5.7% below the previous month's KT. अब यहाँ देखो, इम्पोर्ट्स से जो रेवेन्यू कलेक्शन वो कम हुआ है। अब ऑफ कोर्स रेवेन्यू, इम्पोर्ट्स जब कम होंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही मेंशन है कि इम्पोर्ट बिल्स जो है वो लोअर है, तो फिर इट विल रिफ्लेक्ट इन लोअर GST इनटेक्स। लेकिन क्या हुआ कि अगस्त में इम्पोर्ट्स बढ़ गए, साल में तो कम हुए लेकिन अगस्त में इम्पोर्ट्स बढ़ गए, $58.6 बिलियन का इम्पोर्ट हुआ अगस्त में, ओके। जो कि जुलाई से 10% ज़्यादा था अगस्त में। फिर भी जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ सितंबर में वो सिर्फ 5.7% था, वो 5.7% कम था अगस्त से। तो भले ही एक पर्टिकुलर मंथ में इम्पोर्ट्स बढ़ गए हैं पर रेवेन्यू कलेक्शन उतना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक पजलिंग फैक्टर है कि ऐसा कैसे हुआ। दिस डज नॉट एड अप मतलब कि अगर हम, ये सही नहीं लग रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ओके। सो व्हेन समथिंग डज नॉट एड अप, समथिंग इज नॉट क्लियर और समथिंग इज अमिस, समथिंग इज मिसिंग। अथॉरिटीज़ मस्ट डिग डीपर टू चेक फॉर रेवेन्यू लीकेज। इसलिए अथॉरिटीज़ को और ज़्यादा क्या सजेशन है, दे मस्ट डिग डीपर, और ज़्यादा उन्हें ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं कोई रेवेन्यू लीकेजेस तो नहीं हो रहे, कि जो इम्पोर्ट्स तो ज़्यादा हुए लेकिन GST रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा, ठीक है। तो ये हो सकता है कहीं पर टैक्स की जो है चोरी हो रही हो, रेवेन्यूज़ लीक हो रहे हो, ठीक है, GST रेवेन्यूज़, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक सजेशन भी एंड में मेंशन्ड है। तो ये एडिटोरियल हमने देखा GST इम्पोर्ट्स के बारे में इस ईयर सो फार जो परफॉर्मेंस थी फ्रॉम द हिंदू। और अब हमें गेज से सिमिलर मीनिंग कौन सा वर्ड कन्वे कर रहा है, वो है एसर्टेन। गेज करना, किसी चीज़ को एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, पता लगाना किसी चीज़ के बारे में, और एसर्टेन भी वही मीनिंग कन्वे करता है, ओके। अच्छा, एक्सकेवेट जो है, एक्सकेवेट होता है टू डिग, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फुलफिल होता है किसी चीज़ को सेटिस्फाई करना, क्राइटेरिया को मीट करना, कोई भी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, तो वो भी नहीं है। एक्विट होता है बरी कर देना, अगर कोई पनिशमेंट है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, चार्जेस चल रहे हैं, तो वो चार्जेस जो है वो रिमूव कर देना किसी पर्सन पे से। टिंकर होता है अगर आप इफ़ यू आर नॉट स्किल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आप स्किल्ड नहीं हो पर आप फिर भी आप कोई अप्लायंस रिपेयर करने की कोशिश करते हो और गड़बड़ कर देते हो, तो इट विल बी टिंकर, कि आप स्किल्ड नहीं हो फिर भी आप एक इमेच्योर जो है वो अटेम्प्ट करते हो किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की, ठीक है, तो वो टिंकर भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो होगा एसर्टेन। और यहाँ पर हमने गेज वर्ड देखा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एस्टिमेट, ओके। तो कई बार होता है गॉज, ये ओ है, ये ए है, ठीक है। तो गॉज मीन्स कि अगर आप तो ये हो जाएगा डिग ऑफ होल, ठीक है, डिग होल, और वो भी कैसे, होल को डिग कैसे करेंगे, एग्रेसिवली, ठीक है। सो अगर बहुत एग्रेसिव वे में अगर आप जैसे एक कोई वुडन प्लैंक है, ठीक है, उसके अंदर आप एक होल डिग कर देते हो, तो वो गॉज वर्ड हम यूज़ करेंगे। या फिर एक वॉल में एक होल बना दिया वायलेंट, एक एग्रेसिव या वायलेंट तरीके से, तो वो गॉज वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं। गेज इज़ टू एस्टिमेट, ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ओके। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ओके। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज हमने देखे, वो आप यहाँ देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड ये आपको आज PDF भी अवेलेबल होगा, मंथली PDF।
ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपनी वोकैब जो है वो रिवाइज कर सकें. सो आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.